नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प भी करेगा। अब देखिए, टेट का एग्जाम स्पेसिफिक रूप से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और कह रहे थे कि टेट के लिए सीरीज़ चलाई जाए। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि टेट के लिए एक ऑलरेडी सीरीज़ हमने चलाई हुई थी। पिछले टेट के लिए जब चलाई हुई थी उसके 7 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये 8वें नंबर का पार्ट जो है वो होगा, क्योंकि हम उसी सीरीज़ को जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली अगर मान के चलिए कि अगर आप हर एक वीडियो के साथ जुड़ते हैं, हर एक वीडियो को देखते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं, तो 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक होने की संभावना है। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कितने क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं अगर आप ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई के अलावा इन वीडियोस को कंटिन्यू जो है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 से जो है अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये 8वें नंबर का पार्ट है। पिछले 7 पार्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे टेट के जो है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। की प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव जो हैं वो कौन है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्य सचिव है ना, वो है प्रबोध सक्सेना। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, प्रबोध सक्सेना हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ सेक्रेटरी हैं, परंतु यहाँ से तो और भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के कौन थे। तो पहले जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे उनका नाम था KL मेहता। KL मेहता का नाम आपने ध्यान रखना है। चलो ठीक है, KL मेहता का नाम भी ध्यान रख ले, परंतु प्रेजेंट सिनेरियो में भी तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं उन पर कौन कौन जो है वो विराजमान है, किस किस के पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो इस एक हिसाब से है। तो टेट का पेपर दे रहे हैं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर से ही स्टार्ट करूंगा। तो रोहित ठाकुर जो है वो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनका नाम ध्यान रखना है। और ये तो हो गए हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर। इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर में जो आते हैं। तो अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर में बात करते हैं कि कौन है, तो आपको वो नाम भी नहीं भूलना चाहिए। उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। ये तो हो गया एजुकेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में DGP कौन है हिमाचल प्रदेश के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, तो ये है संजय कुंडू। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो है वो चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस MS रामाचंद्रा राव। तो MS रामाचंद्रा राव जी का नाम भी आपने ध्यान रखना है। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में, तो गवर्नर का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। उनका नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इनको ध्यान रखना, नोट कर लीजिए चाहे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कि विच रिवर डिवाइडेड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी सिरमौर जिले को 2 बराबर भागों में जो है वो बांटती है। एक ऐसी नदी है जो सिरमौर जिले को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करती है, और उस नदी का नाम है गिरी नदी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गिरी नदी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, परंतु ये 2 इक्वल पार्ट जो है वो कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में आते हैं। एक आता है सिसगिरी करके, एक आता है ट्रांसगिरी करके। ठीक है, सिसगिरी और ट्रांसगिरी करके जो है ये 2 नाम जो है वो आते हैं। चलो ठीक है, गिरी नदी निकलती कहाँ से है ये भी तो पता होना चाहिए ना। गिरी नदी निकलती है कुप्पर पीक से। कुप्पर पीक का नाम आपने ध्यान रखना है, यहाँ से गिरी नदी निकलती है। और यमुना की ये सहायक नदी है। तो यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एंटर करती है, क्योंकि ये हिमाचल में निकलती नहीं है एक्चुअली, ये उत्तराखंड में निकलती है। उत्तराखंड में जब निकलती है यमुनोत्री नामक स्थान से, तो हिमाचल में ये एंटर करती है खादर मांझरी नामक स्थान पर, और हिमाचल को छोड़कर ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। हरियाणा में ये कहाँ पर एंटर करती है, ताजेवाला नामक स्थान पर ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। हरियाणा में एंटर कर जाती है। दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाती है यमुना। दिल्ली को काफ़ी पानी जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो दिल्ली जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और यमुना जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखें। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ये ट्राइब्यूटरी है गंगा की, वो आपने ध्यान रखना है। चलो जी, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यमुना की बात करते हैं तो हिमाचल में यमुना की सहायक नदियाँ हो गई, टॉन्स होगी, पब्बर होगी, गिरी हो गई, मारकंडा होगी, आंध्रा होगी, जलाल हो गई। ये सारी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ आती हैं, ये आती हैं गिरी की, यमुना की सहायक नदियाँ। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं हमारे पास। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट टू टारगेट ऑफ मेकिंग द स्टेट द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री टिल विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को जो है वो देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु कौन से ईयर तक ये रखा गया है लक्ष्य कि हम बना देंगे।
तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। गिरिराज पत्रिका अगर आपने देखी है तो बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। हमने टारगेट रखा है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बना दिया जाएगा। 31 मार्च जो है वो एग्जैक्टली रखा गया है, 31 मार्च 2026 तक, ये आपने ध्यान रखना। टारगेट रखा गया है सोलर एनर्जी पोटेंशियल को लेकर कि 500 मेगावाट जो है वो टारगेट रखा गया है कि ये कैपेसिटी के प्रोजेक्ट 500 मेगावाट तक जो है 2023-24 में जो है वो क्या किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश जो है वो अलग ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए ना अलग अलग तरह से कोशिश कर रही है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, 50% सब्सिडी दी जा रही है। कोई अगर ई टैक्सी आप लेते हैं, ई ट्रक ले लेते हैं, ई बस ले लेते हैं तो 50% सब्सिडी देने की सरकार बात करती है। मान लीजिए आपकी 13 लाख की गाड़ी है तो 6 लाख की आपको पड़ जाएगी, क्योंकि 6 लाख सरकार दे देगी, 50% वहाँ से, ये आप मान के चलिए। और ये तो सिर्फ एग्जांपल सेट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, याद रह जाए। और उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होंगे उनको चार्ज करने के लिए भी तो स्टेशन होगा ना, तो चार्ज करने के लिए स्टेशन होगा, तो उसको भी सेटअप अगर आप करते हैं तो 50% सब्सिडी वहाँ पर भी सरकार देने की जो है वो बात करती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को नोट करें, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से बने। देखिए अगर हम 10 क्वेश्चन, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में ना हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो एक वीडियो में ना 50+ क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाते हैं। फिर वहाँ से इतनी हेल्प मिलती है अगर आप हर एक पॉइंट को बड़े बारीकी से सुनते हैं, रिवाइज करते हैं। 124 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज मनु रंगशाला सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को देखो आपने नहीं पढ़ा होगा किताबों के ऊपर, बहुत बार डिस्कस भी नहीं हुआ होगा। कैसे डिराइव करेंगे इस क्वेश्चन को आप? इस क्वेश्चन को डिराइव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मनु जो है, मनु मनाली के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनु टेम्पल भी जो है वो स्थित है। तो मनाली में ही ये मनु रंगशाला स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मनाली में ये मनु रंगशाला जो है वो स्थित है। अब आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि मनाली से थोड़ा सा पीछे घोट कर जब आप कुल्लू की तरफ आएंगे तो नग्गर नामक स्थान पड़ता है। नग्गर में जो है वो निकोलस रोरी आर्ट गैलरी है, जिसको रोरी आर्ट गैलरी के नाम से भी जानते हैं। नगर में नगर कैसल करके भी जो है वो नाम है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि नगर कैसल कहाँ पर है, तो ये कुल्लू में जो है वो स्थित है। अच्छा, ये 3 चीज़ें तो हो गई मनाली में। मनाली में हडिम्बा माता का मंदिर है, हडिम्बा माता का मंदिर है। हडिम्बा माता का मंदिर पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, और ये मंदिर जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। नगर की हम बात कर रहे थे तो नगर में भी जो है वो माता त्रिपुरा सुंदरी का जो है वो मंदिर है, जो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। तो ये भी आपने मंदिर जोड़ लेना है साथ में। जो आपका मनाली पड़ता है ना, इसके आसपास जो है वो बहुत सारे वाटर सोर्सेज भी जो है वो पड़ते हैं, जैसे कि रहला वाटरफॉल जो है वो मनाली में पड़ता है, जोगनी वाटरफॉल जो है वो मनाली में पड़ता है, मणिकर्ण भी जो है वो कुल्लू में ही पड़ता है। मनाली के समीप कह देंगे तो एग्जैक्ट नहीं होगा, परंतु कुल्लू में ही जो है वो मणिकर्ण पड़ता है। और कसोल जो है ये भी कुल्लू में पड़ता है, खीरगंगा जो है ये भी कुल्लू में पड़ता है। ये गर्म पानी के स्रोत जो है वो देखने को मिलते हैं हमें कि हिमाचल प्रदेश में हैं। अब पार्वती नदी जो है वो बहती है, जो हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू में मणिकर्ण घाटी से होती हुई ये आती है पार्वती नदी। तो पार्वती ब्यास की आगे चलकर जो है वो सहायक नदी जो है वो बन जाती है। परंतु ये तो आपको याद रह जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि पार्वती को किसके साथ जोड़ लिया जाता है? तो पार्वती को भगवान शिव के साथ जो है वो जोड़ लिया जाता है, क्योंकि माता पार्वती का कानों की बाली यहाँ पर गुम हो गई थी, वहाँ से ही जो है वो क्या हुआ था, मणिकर्ण नाम जो था वो निकल कर आया था कि कान की मणि गुम हो गई थी, और भगवान शिव ने किसी तरह से जब खोजा था तो गर्म पानी के स्रोत वहाँ पर निकले थे आकर फिर। तो ये पूरी कहानी जो है वो रहती है, तो ये आप ध्यान रखें। मल्लाना गांव पड़ता है वहाँ पर साथ में ही। मल्लाना में सबसे जो पुराना हमारा एक कल्चर माना जाता है वो मल्लाना का माना जाता है ओवरऑल इंडिया में, वर्ल्ड में अगर आप कहेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एट प्रेजेंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी हमने डिस्कस किया था शिव प्रताप शुक्ल जो है वो गवर्नर हैं, चलो ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। यहाँ से हम बात करते हैं राजभवन के बारे में। राजभवन जहाँ पर गवर्नर का जो है वो रेजिडेंस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए कि राजभवन के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो राजभवन है ना, इसको पहले बार्न्स कोर्ट के नाम से जो था वो जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बार्न्स कोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये आपने ध्यान रखना है कि बार्न्स कोर्ट इसको पहले कहते थे।
जब 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, यानी कि फुल फ्लेज्ड स्टेट हिमाचल बन गया था। गठन तो 1948 में हो गया था, परंतु पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो 1971 में मिला था। 1971 में जो था राजभवन कहाँ पर हुआ करता था, पीटरऑफ में हुआ करता था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, पीटरऑफ में जो था वो हुआ करता था। बाई चांस क्या हुआ, बीच में पीटरऑफ में जो था वो आग लगी और ये जो था वो सारा जलकर राख हो गया। उसके बाद जो था वो क्या हुआ था, बार्न्स कोर्ट जो था वो गवर्नर को शिफ्ट जो था वो कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक जो है वो बार्न्स कोर्ट ही जो है वो क्या है, गवर्नर का जो है वो रेजिडेंस है हिमाचल प्रदेश के। क्या आपको पता है कि शिमला एग्रीमेंट जो था वो कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन जुड़ जाएगा यहाँ से बार्न्स कोर्ट के साथ। शिमला एग्रीमेंट 1972 में जो था वो हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था और जुल्फिकार अली भुट्टो जो था वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, इनके बीच में जो था वो हुआ था। अब इन दोनों के बीच में हुआ था, 1972 में हुआ था। हुआ कहाँ पर था? बार्न्स कोर्ट में भी जो था ये हुआ था। ये आपने यहाँ से जोड़ लेना है थोड़ा सा, इसको भी ज़रूर यहाँ से ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? ये तो बहुत ही आसान है, तो आप ही कमेंट करके बता देंगे हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। चलो मैं ही बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर जो था वो कौन थे। पहले राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के जो था वो थे श्री एस चक्रवर्ती। अब आप मुझे बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर जो था वो कौन थी, वो आप बताएंगे। चलें जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच कंट्री वॉन द ICC वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल हुई थी 2023 में, वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो था वो जीती गई थी? उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि एक बार पूछ लिया गया है, उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता था तो हो गया है। उस टाइम किसने जीती थी? उस टाइम जो था, तो उस टाइम ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो था वो जीती गई थी। चलो ठीक है, होगी बात, खत्म करो यहीं पर। परंतु अभी क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा? अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ना, उस क्वेश्चन को मत भूलना किसी भी हाल में, क्योंकि एक नंबर नहीं तो आपका चला जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एशियन गेम्स जो हैं वो अभी हुई हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से एशियन गेम के जो हैं वो बन सकते हैं? एशियन गेम्स में जो पहले मेडल टैली होती है, एक बार मैं आपको बता चुका हूँ इस मेडल टैली को, तो ये एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीती है, दूसरे नंबर पर जो है जापान ने मेडल जीते हैं, तीसरे नंबर पर जो है वो कोरिया ने मेडल जीते हैं, और चौथे नंबर पर जो है वो अपना भारत महान है जिसने जो है वो मेडल जीते हैं। अब अपना भारत महान जो है वो इसने कितने मेडल यहाँ पर जीते हैं? टोटल 107 मेडल जो है वो अपना देश भारत महान जो है वो इसके द्वारा जीते गए हैं। चलो ठीक है, 107 मेडल जो है वो जीत लिए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। परंतु कितने गोल्ड मेडल हैं, कितने सिल्वर मेडल हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो अगर हम 107 मेडल्स में से जो बात करते हैं तो 28 जो है वो गोल्ड मेडल हैं, जिनको आप स्वर्ण पदक भी जो है वो कहते हैं, ये 28 हैं। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं सिल्वर मेडल की, कि सिल्वर मेडल जो है वो यहाँ पर कितने जो है वो भारत के द्वारा जीते गए हैं, तो सिल्वर मेडल जो है वो 38 जो है वो जीते गए हैं। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं तो ये 41 जो है वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, चाइना के द्वारा टोटल कितने मेडल जीते गए हैं? चाइना के द्वारा 383 मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। जापान के द्वारा जो है वो 188 मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। कोरिया के द्वारा जो है वो 190 मेडल जो है वो जीते गए हैं। आप कहेंगे कि यार आप बोल रहे हैं दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे नंबर पर कोरिया है, परंतु कोरिया तो ज़्यादा मेडल जीते हैं, जापान ने कम मेडल जीते हैं, तो कोरिया जो था वो कायदे से दूसरे नंबर पर आना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप कि कोरिया जो था वो दूसरे नंबर पर आना चाहिए था, परंतु नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे का रीज़न है एक। देखो 190 मेडल होने के बावजूद कोरिया जो है वो तीसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि कोरिया के द्वारा गोल्ड मेडल 42 जीते गए थे। और अगर हम बात करें जापान की, तो जापान 188 होने के बावजूद जो है वो दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि जापान के द्वारा जो है वो जीते गए थे 52 मेडल। ये आपने ध्यान रखना है। ये गोल्ड मेडल की जो है वो पूरी बात है। ये गोल्ड मेडल जो है वो किसके द्वारा ज़्यादा जीते गए थे? जापान के द्वारा ज़्यादा जीते गए थे। ठीक है, तो एक नंबर आपने यहाँ से डेफिनेटली पक्का कर लिया है अपना। आगे देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच कंट्री विल होस्ट द 2024 ओलंपिक्स गेम। तो बोलते हैं कि 2024 की ओलंपिक गेम्स जो है वो कहाँ पर होंगी। अब देखो 2024 की ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करते हैं ना कि ये कहाँ पर होंगी, कौन सी कंट्री इनको होस्ट करेगी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। पेरिस में जो है ये होने वाली है। पेरिस जो है वो कहाँ पर पड़ा? फ्रांस में जो है वो पेरिस पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। अब फ्रांस जो है वो इनको होस्ट करेगा। चलो सही बात है कि 2024 के गेम्स जो है वो फ्रांस होस्ट करेगा। इससे पहले भी जो है वो होस्ट किसी ना किसी ने किया ही होगा इन गेम्स को, तो वो किस ने किया है और कौन कौन से ईयर में किसने किया है ये हम जानते हैं। देखो 2024 के पहले हम बात करते हैं 2021 में। 2021-22 के जो गेम्स हुए थे वो जापान टोक्यो में जो था वो किए गए थे। जापान
टोक्यो में जो था वो होस्ट किए गए थे, ये आपने ध्यान रखना है। 2024 के पेरिस फ्रांस आपको पता चल गया। 2028 का भी ध्यान रखना है। 2028 के गेम जो था वो यूएसए लॉस एंजल्स में जो था वो किए गए थे, ये आपने नोट करना है यहाँ पर, यूएसए लॉस एंजल्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के हो गए, 2021 के हो गए, 2024 के हो गए, 2028 के हो गए। पूछा गया तो इनके बीच में पूछ ले जाएगा। हाँ, इंडिया का पूछा जा सकता है कि इंडिया ने जो था वो क्या कभी ओलंपिक गेम्स को जो है वो होस्ट किया है, तो अगर किया है तो कब किया है, अगर नहीं किया है तो क्या बात है। ठीक है, तो इंडिया ने अभी तक किया नहीं है एक्चुअली में, ये आपको पता होना चाहिए। 2036 के लिए इंडिया जो है वो बीट कर रहा है। 2036 के लिए इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि 2036 के गेम्स की जो है मेज़बानी मिल जाए, और डेफिनेटली मिल भी जाएगी, क्योंकि इंडिया इमर्जिंग पावर है और इंडिया की बात जो है वो मानी भी जाती है। जो अगर हम बात करते हैं कि एक वर्ल्ड का मंच है उसके ऊपर मानी भी जाती है। 128 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वेयर विल द 15th ब्रिक्स मीटिंग बी हेल्ड इन अगस्त 2023। तो बोलते हैं कि 15th ब्रिक्स मीटिंग जो हुई ना वो कहाँ पर हुई, 15वें नंबर की जो ब्रिक्स मीटिंग हुई उसके बारे में आपको बताना है। तो 15वें नंबर की जो ब्रिक्स मीटिंग हुई ना वो हुई साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर हुई, तो आपने ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, डरबिन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हम सही आंसर मान के चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। उन्होंने जाकर जो था वो पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और हुई कब थी ना, ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, परंतु फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये हुई कब थी मीटिंग। ये हुई थी अगस्त के महीने में, तो अगस्त आपने ध्यान रखना है, अगस्त 2023। G20 की जो अभी हमारे पास प्रेसिडेंटशिप है तो वो इंडिया के पास है, वो तो आपको पता ही होगा। अब देखो ब्रिक्स में जो कंट्रीज़ हैं ना वो कौन कौन सी हैं वो आपको नोट होना चाहिए। ब्राज़ील है इसमें, B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना एंड S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ब्रिक्स का पूरा नाम पता चल गया कि ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है। इसकी 15वें नंबर की समिट जो था वो कहाँ पर हुई थी वो भी आपको पता चल गया। और ठीक है, तो ब्रिक्स में ये सब आप नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 129 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। 129 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विथ विच 2 कंट्रीज इज द वीर गार्जियन 2023 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड। तो बोलते हैं वीर गार्जियन जो 2023 का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, ये किस कंट्री के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, या फिर किस कंट्री के साथ जो है वो इंडिया करता है। वीर गार्जियन ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है जापान के साथ। ऑप्शन बी जो है वो इंडिया जापान सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2023 में ये एक्सरसाइज हुई ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 2023 की ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर, तो ये जापान में कंक्लूड हुई, और ये स्टार्टिंग में ही हो गई थी 2023 के स्टार्टिंग में ही, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुई। अच्छा, हमारे पास ऐसी और भी एक्सरसाइजेज हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो है वो की जाती हैं। तो कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं, इनमें देखो एक धर्मा गार्जियन करके भी आती है, वो इंडिया और जापान के बीच में जो है वो होती है। सूर्य किरण करके एक आती है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। जो वज्र प्रहार करके आती है वो इंडिया और यूएस के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास आती है, ये इंडिया और यूएस के बीच में जो है वो होती है। और इसके अलावा मैत्री एक्सरसाइज भी होती है, एक ये थाईलैंड के साथ जो है वो इंडिया करता है। और चाइना के साथ भी जो है वो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो वैसे की जाती है, परंतु चाइना के साथ आपको पता है रिलेशंस हमारे कुछ ठीक नहीं रहते। और एक इक्विवेरियन एक्सरसाइज की जाती है, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो है वो होती है इक्विवेरियन एक्सरसाइज, ये आपने ध्यान रखना है। जापान की आपने मुख्य रूप से नोट कर लेनी है कि धर्मा गार्जियन हो गया। एक एक्सरसाइज जिमैक्स करके भी जो है वो है, जिमैक्स करके भी है, ये भी हम जापान के साथ ही करते हैं। अच्छा, रशिया के साथ क्या हम एक्सरसाइज कोई होस्ट करते हैं, तो एक्सरसाइज इंदिरा करके है एक, आपने ये ध्यान रखना है, इंदिरा करके एक्सरसाइज जो है वो रशिया के साथ करते हैं। अमेरिका की आपने ऑलरेडी जान ली है। अगर जर्मनी की अगर आप नोट करेंगे कि जर्मनी के साथ भी क्या कोई इंडिया एक्सरसाइज करता है, तो देखिए जर्मनी के साथ ऐसी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नहीं जो हम याद रख सकते हैं, जो फिर एग्जाम में कोई ऐसी पूछी गई हो। अगला क्वेश्चन बोलते हैं वेयर वॉज यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लाइज, व्हेन वॉज यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लाइज। तो बोलते हैं कि यूएन की स्थापना जो है वो कब की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो था वो 1945 में की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी ये तो आपको पता चल गया। अब यूनाइटेड नेशन जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में जो है वो उसका हेडक्वार्टर स्थित है। यूएस न्यूयॉर्क में जो है वो उसका हेडक्वार्टर स्थित है।
193 जो है वो इसके मेंबर स्टेट्स हैं मुख्य रूप से। इसमें से जो है वो आपने ध्यान रखना है कि कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो कितने टाइम के लिए जो है वो चुने जाते हैं, तो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के लिए जो है वो चुने जाते हैं। क्या इंडिया के पास प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंटशिप है यूएन की, या फिर नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया है, तो इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर अभी नहीं है। इससे पहले बहुत बार जो है वो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो रह चुका है। अब देखो परमानेंट मेंबर जो है वो आपने ध्यान रखने हैं कि यूएन के जो है परमानेंट मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो उसमें से एक तो कौन आ जाता है, एक रशिया आ जाता है, एक चाइना आ जाता है, एक यूनाइटेड स्टेट जो है वो आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम भी जो है वो इसमें से एक है, और फ्रांस जो है वो आ जाता है। पता चल गया कौन कौन से हो गए, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और फ्रांस हो गया। ये 5 इसके परमानेंट मेंबर जो हैं वो आ जाते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर का पता चल गया कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के बाद रिपीट कंट्रीज जो है वो होती रहती हैं। टोटल मेंबर इसके कितने होते हैं, तो टोटल मेंबर इसके 15 होते हैं। 15 में से जो है वो 5 मेंबर परमानेंट हो गए और 10 मेंबर जो है वो नॉन परमानेंट जो है वो होते हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आगे भी बनेंगे, और आप डेफिनेटली वीडियो देख कर जाएंगे, नोट करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे तो ठीक कर आएंगे। देखो अगर आप एलाइड जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि एलाइड एग्जाम आपका ऐसा है जो एलाइड के साथ साथ बाकी छोटे एग्जाम्स को भी कवर कर लेता है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो चलाई गई है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। शेड्यूल्ड वे में टेस्ट मिलेंगे, बड़ी प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी होगी और डेफिनेटली लास्ट तक पहुँचते पहुँचते ना आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और आपका जीके बहुत ज़्यादा इंप्रूव जो है वो वहाँ से हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी के साथ शेड्यूल्ड वे में टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो था वो कहाँ पर किया गया था। तो फर्स्ट एशियन गेम्स की बात की जा रही है कि फर्स्ट एशियन गेम्स जो था वो कहाँ पर हुई थी। पहले नंबर की जो एशियन गेम्स हुई थी ना, वो हुई थी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली बोले तो इंडिया में जो था ये हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। तो अब देखो एशियन गेम्स जो है वो पहले नंबर की हुई थी, 1951 में जो था वो हुई थी, और इंडिया में जो था वो हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या इंडिया ने ना एशियन गेम्स बाद में भी होस्ट की हैं, अगर की हैं तो कब कब की हैं, और अभी जो एशियन गेम्स हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, वो तो चाइना के होंगजाओ रीजन में हुई है। वो आपको याद रह जाएगा कि 2024 की एशियन गेम्स कहाँ पर हुई हैं। इससे पहले की एशियन गेम्स के बारे में जो है थोड़ी सी हिस्ट्री हम जानते हैं कि इंडिया ने कब कब जो है वो होस्ट की है। एक आप 1951 मान के चलिए, 1951 के बाद 1982 में भी जो है वो क्या होता है, इंडिया जो है वो इनको होस्ट करता है। न्यू दिल्ली में ही जो है वो होस्ट की जाती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और अभी 2024 की अगर हम बात करते हैं, 2024 में ये गेम्स हुई, और कहाँ पर हुई ये गेम्स, चाइना के होंगजाओ रीजन में हुई। परंतु ये गेम्स जो थी ना 2023 में, अभी ये गेम्स हुई ना 2023-24 बोल रहा हूँ मैं, 2023 में ये गेम्स हुई, 2023 में ये गेम्स हुई और चाइना के होंगजाओ रीजन में हुई। अब इसके बाद जो है वो कब होंगी ये गेम्स, इसके बाद 2026 में होंगी। 2026 में होगी। हर एक 4 सालों के इंटरवल पर जो है ये गेम्स होती हैं। वैसे ये जो अभी गेम्स हुई हैं ना 2023 में, ये एक्चुअली में 2022 की गेम्स थी, परंतु कोविड के कारण लेट हो गया था सारा का सारा काम, और 2023 में जो था वो अब इनको कंडक्ट करवाया गया। और अगली गेम्स 2026 में जो है वो होने वाली हैं, और 2026 की गेम जापान जो है वो होस्ट करने वाला है। पता चल गया 2026 की गेम्स का। 2026 से पहले 2018 में जब गेम्स हुई थी ना, तो किसने होस्ट किया था इनको, 2018 की गेम्स को इंडोनेशिया जकार्ता में जो था वो होस्ट किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बहुत कुछ आपने यहाँ से एशियन गेम्स के बारे में जान लिया। 2024 मैंने गलती से कहीं पर बोल दिया होगा तो ध्यान रखें, 2023 अभी 2023 में हुई हैं। एक्चुअली में ये नंबर 2022 था, कोविड के कारण डिले हुआ है, तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, इस बार जो एशियन गेम्स हुई वो कौन से नंबर की एशियन गेम्स थी, वो 19वें नंबर की एशियन गेम्स थी। अगर एग्जाम में आया तो इस तरह से लिख कर आएगा XIX करके, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 19वें नंबर की गेम्स जो है वो इस बार हुई हैं 2023 में। ये भी नोट आपने करना है। अभी ये करंट अफेयर की हम अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे ना सितंबर महीने की, उसमें और भी ज़्यादा फैक्ट आपके फिर क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर आपको और भी चीज़ें सीखने को फिर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बोलते हैं सुबुत्रो कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो बोलते हैं सुबुत्रो कप जो है ना वो किस गेम से जो है वो जुड़ा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट कप मैंने लास्ट टाइम भी रिवाइज करवाए थे, इस बार फिर से हम अलग अलग कप जो है वो डिस्कस करेंगे कि सुबुत्रो कप जो है वो कौन सी गेम से जो है वो जुड़ा हुआ है।
अब देखो सुबुत्रो कप की अगर हम बात करते हैं ना, सुबुत्रो कप जो है ये फुटबॉल से जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। फुटबॉल का ही हमारे पास एक ऐसा इंपॉर्टेंट कप है जो आपको याद रखना है। वो कौन सा है फुटबॉल का इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट ऐसा, जो अनाडेल ग्राउंड से जो था वो स्टार्ट हुआ था। डुरंड कप जो था वो जिसको कहते हैं, डुरंड कप जो था वो अनाडेल शिमला से जो था वो स्टार्ट हुआ था। 1888 की बात है जब ये यहाँ से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हिमाचल से ही स्टार्ट हुआ था। और डुरंड कप जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया, फुटबॉल के साथ ही जो है ये जुड़ा हुआ है। और भी ऐसे कप हैं जो अलग अलग गेम्स के साथ जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन से कप हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे देखो एक डेविस कप आता है। डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये टेनिस गेम से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है, टेनिस के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो है वो डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी आती है। BC रॉय ट्रॉफी जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, फुटबॉल के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। डुरंड कप आपने फुटबॉल का जो है वो जान लिया है। एक रोवर्स कप भी आता है। रोवर्स कप जो है ये भी फुटबॉल के साथ ही जो है वो जुड़ा हुआ है। संतोष ट्रॉफी ये भी टेट में कभी पूछी गई थी। संतोष ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल के साथ जुड़ी है। और संतोष ट्रॉफी शायद एलाइड के एग्जाम में भी जो है वो पूछी जा चुकी है। आगा खां कप, आगा खां कप जो है ये हॉकी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कप आगा खां कप है। ईरानी ट्रॉफी होती है, जैसे रणजी ट्रॉफी होती है वैसे ही ईरानी ट्रॉफी भी होती है। ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। और रणजी ट्रॉफी भी जो है वो क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतनी ही ट्रॉफीज डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी हमने डिस्कस की, एक हमने आगा खां कप डिस्कस किया जो कि हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। डुरंड कप फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। सुब्रोतो ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। हमने संतोष ट्रॉफी रिवाइज की, ये भी फुटबॉल के साथ जुड़ी हुई है। रोवर कप हमने जाना, फुटबॉल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और हमने रणजी ट्रॉफी जानी जो कि क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। ईरानी ट्रॉफी हमने जानी, ये भी क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। BC रॉय ट्रॉफी जानी हमने जो कि फुटबॉल के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इन ट्रॉफीज़ को आप नोट कर लें। अगली ट्रॉफीज जब आएंगी तो उनको अलग से रिवाइज करेंगे, वो अलग से फिर से रिवाइज हो जाएंगी। चलो अब यहीं से जुड़ा हुआ, खेलों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। साथ में ही 2026 का कौन होस्ट करेगा वो भी आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोनों आपने रिवाइज कर लिए ना तो एक नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस ना किसी एग्जाम में हेल्प करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको देखिए सारे लिंक मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है वो भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, वहाँ पर भी अब हम स्पेसिफिक रूप से पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। टेलीग्राम पर आप कैसे जुड़ेंगे, @allexam31 करके आप सर्च करना अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा। और टैट के लिए तो सीरीज़ चली ही है, प्लेलिस्ट में देख लेना जाकर, डेफिनेटली यहाँ से भी हेल्प मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।